हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लक्ष्य। वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ओएस सीरीज का लेक्चर नंबर 2। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि पहली चीज है टाइप्स ऑफ ओएस। तो टाइप्स ऑफ ओएस, कितने टाइप के ओएस हैं भैया इस दुनिया में, ठीक है? और वो ओएस के टाइप बने किस तरीके से हैं। अब टाइप्स ऑफ ओएस डायरेक्टली उस पर जंप करने से पहले मैं चाहूंगा आप गोल्स जानो कुछ, कि ये जो ओएस के टाइप बने हैं ये क्या दिमाग में रख के बने हैं। तो अगर मैं बोलूं गोल्स क्या है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो पहला गोल तो भैया होता है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब ये क्या होता है? अब आप सोचो, एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम क्या है? उसका एक काम है कि बहुत सारी जो आपकी प्रोसेसेस हैं, आपकी जो आप रन करना चाहते हो, बहुत सारी जॉब्स जो हैं, आप चाहते हो कि वो सीपीयू रन करे। और मान लो आपके पास एक सीपीयू है और क्या बहुत सारी प्रोसेसेस भी हैं, ठीक है? अब कोई ऐसा टाइम तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपके प्रोसेसेस तो पड़ी हैं, बस सीपीयू काम नहीं कर रहा कुछ, ठीक है? तो इसका मतलब हम नहीं चाहते कि हमारा जो सीपीयू है, ये कभी भी आइडल बैठे। हम नहीं चाहते ये, ठीक है? तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास कुछ प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, ठीक है? अब ये जो प्रोसेसेस हैं आपकी, मान लो पहले सीपीयू P1 पे काम करने लगा। अब जब P1 पे ये सीपीयू काम कर रहा है, तो अब थोड़ी देर के लिए मान लो P1 कुछ आईओ करने चला गया। P1 क्या करा? P1 यहाँ से कुछ आईओ करने चला गया। बेसिकली मैं कहूँ, आपने कोई प्रोसेस कॉपी पेस्ट की डाली थी, तो कॉपी पेस्ट करने लग गया वो। अब जब तक वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, हम नहीं चाहते कि सीपीयू खाली बैठा रहे। अब सीपीयू जो है बहुत महंगा आता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रहा है, राइट? तो हम चाहते नहीं है कि वो एकदम शांत बैठा रहे, आइडल एकदम कुछ ना करे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, आईओ जब तक वो आईओ कर रहा है, हम चाहेंगे कि भाई तू P2 को एग्जीक्यूट कर ले जब तक, है ना? थोड़े क्या पता आईओ में 1-2 मिनट लग जाए, तो उस टाइम तक तू P2 को एग्जीक्यूट कर ले। तो ये होता है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है? अब ये तो हमारा हो गया पहला गोल, कि हम चाहते नहीं है वो आइडल बैठे, ठीक है भैया? अब दूसरा गोल क्या है? अब दूसरा गोल है हमारा कि हम प्रोसेस स्टारवेशन नहीं चाहते। अब प्रोसेस स्टारवेशन क्या होता है? अब आप ये सोचो, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया था कि एक सीपीयू है आपका, ठीक है? ये सीपीयू है आपका और आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। अब P1 जॉब इसने मान लो सीपीयू ने पहले पिक करी। अब सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, ओएस ने P1 बोल दिया कि भाई तू P1 एग्जीक्यूट कर। अब P1 जॉब मान लो बहुत ही बड़ी जॉब है, मतलब बहुत ही। अब मान लो कोई आपने ऐसा प्रोग्राम गलती से लिख दिया जिसमें कि while 1 लिख के लूप छोड़ दिया है, ठीक है? अब इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी ये तो। अब इसका क्या मतलब है? कोई और जॉब को कभी मौका ही नहीं मिलेगा, राइट? बट ऐसा तो नहीं होता, आपके सारे प्रोसेसेस चलनी चाहिए। तो P1 जो है, हम नहीं चाहेंगे कि P1 की वजह से, क्योंकि P1 ऐसे खराब प्रोग्राम है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, सिर्फ इसी वजह से हम नहीं चाहेंगे कि P2 और P3 इनको कभी मौका ही ना मिले। अब देखो कितनी खतरनाक चीज़ है कि किसी बंदे ने मान लो कोई प्रोग्राम लिख दिया, बस while 1 करके छोड़ दिया, ठीक है? और P2, P3 जो बाकी जॉब्स हैं या बाकी ऐप्स बोल सकता हूँ मैं, उनको कभी आपको मौका ही नहीं मिल रहा। कितनी ही गलत बात है ये, ठीक है? तो इसको बोलते हैं प्रोसेस स्टारवेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये हमारा हो गया दूसरा गोल। अब तीसरा गोल है हमारा हाई प्रायोरिटी जॉब्स एग्जीक्यूशन। अब इसका क्या मतलब? हाई प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूशन का मतलब है, अब मान लो आपके पास बहुत सारी जॉब है, सेम एग्जांपल है, सीपीयू है आपके पास P1, P2, P3, ऐसी बहुत सारी जॉब है। अभी मान लो, हम मान लेते हैं कि सीपीयू में मतलब आपके ओएस के पूरे इकोसिस्टम में ये 3 ही जॉब्स हैं। अब ये तीनों जॉब तो बारी-बारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, कभी ये एग्जीक्यूट हो रही है, कभी ये एग्जीक्यूट हो रही है, कभी ये एग्जीक्यूट हो रही है। अब सोचो, अब मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मल जॉब्स थी, मान लो नॉर्मल जॉब्स हैं, ठीक है? अब एकदम से कोई सी हाई प्रायोरिटी जॉब आ जाए। अब हाई प्रायोरिटी जॉब कैसी हो सकती है? जैसे मान लो एंटीवायरस को स्कैन करना है जल्दी से, ठीक है? तो एंटीवायरस, क्योंकि वायरस ना आ जाए इसलिए एंटीवायरस कुछ इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है कि कोई भी आपने रिमूवेबल डिस्क डाली, जैसे ही डाली, आप जो भी काम कर रहे हो, जल्दी से एक हाई प्रायोरिटी टास्क आएगी कि भाई जल्दी से इसको स्कैन कर दो, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि हाई प्रायोरिटी टास्क भी एग्जीक्यूट हो पाएँ, तो ये सपोर्ट भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है? तो कोई P4 जॉब आई तो हम चाहते हैं कि सारी जॉब्स हटा के ये P4 रन होने लग जाए, ठीक है? तो ये हाई प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। तो ये तो हमारे हो गए गोल्स, ठीक है? अब
गोल्स तो आपको क्लियर हो गए, आई होप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन जो टॉपिक। इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एक बहुत अच्छी जॉब, डेवलपमेंट में आप तगड़ा होना चाहते हैं, सो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जिसमें कि फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे जो आप डेवलपमेंट करने वाले हैं वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। हर प्रोग्राम के एंड में आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपको हो जाएंगे कि आपका सीवी बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको गारंटीड प्लेसमेंट करा दी जाएगी। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। सारे प्रोग्राम्स आपको 1 वीक ट्रायल के साथ अवेलेबल हैं। ट्रायल के एंड में आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। इसका यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल है वो मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको एक कूपन कोड भी डिस्प्ले हो रहा होगा, इसका भी यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। धन्यवाद। जो कि है टाइप्स ऑफ ओएस। अब हम आ गए टाइप्स ऑफ ओएस पे। अब टाइप्स ऑफ ओएस में सबसे पहला ओएस है सिंगल प्रोसेस ओएस। सिंगल प्रोसेस ओएस। अभी देखो सबसे सिंपल ओएस है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिंगल प्रोसेस ओएस मतलब इसमें एक बारी में एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है। मल्टीपल जॉब्स की कहानी मतलब खत्म ही है यहाँ। मतलब अब ये सबसे बाबा आदम के जमाने का ओएस हुआ करता, सबसे पहले इसी टाइप के ओएस आए थे, जिसमें कि अब एग्जांपल दूं तो आपको कि ये सीपीयू है आपका, ठीक है। अब मान लो मेरे पास P1, P2, P3 बहुत सारी जॉब है। अब एक बारी में एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी। ये P1 जॉब है आपके पास, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी। अब जब P1 खत्म हो जाएगी, P1 की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, तब P2 जाएगी, एग्जीक्यूट होगी सेकंड नंबर पे, ठीक है। देखो कितना मजाक सा लग रहा है। मतलब एक जॉब आएगी, पहले एक एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी आएगी, दूसरी एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और जो मैंने आपसे अभी गोल्स डिस्कस करे थे, अब गोल्स देखूं तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है? सोचो थोड़ा। आंसर है नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है ये देखो। अब मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन में मत था कि मतलब जब भी कोई जॉब अगर थोड़ा वेट लेट में चली गई है, कुछ और करने लग गई है, तो दूसरी जॉब्स आए और अपना सीपीयू एग्जीक्यूट दूसरी जॉब्स को करने लग जाए बेसिकली। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल P2 ने क्या किया, P2 आईओ करने चली गई, सॉरी P1 आईओ करने चली गई, P1 आईओ करने चली गई, तो क्या P2 को मौका मिलेगा? इस ओएस में P2 को मौका नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट तो यहाँ पे खत्म ही है कि मतलब यहाँ मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। अब दूसरा हमारा था कि क्या प्रोसेस स्टार्वेशन होगी? क्या प्रोसेस स्टार्वेशन होगी? बिल्कुल होगी। कैसे? अब P1 एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो रही है। अब P1 एक बहुत ही बड़ी जॉब है, वही while 1 वाला एग्जाम्पल, ठीक है। P1 एक बहुत ही बड़ी जॉब है, ठीक है, टाइम टेकिंग बोल सकता हूँ मैं इसको, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो अब जब P1 एग्जीक्यूट हो जा रही है, P1 एग्जीक्यूट हो जा रही है, तो अब ये घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, दिन हो गए, साल हो गए, P1 एग्जीक्यूट होती ही रहेगी। P2 को कभी मौका नहीं मिलेगा, ना P3 का, तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? हाई प्रायोरिटी जॉब। अब देखो एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या दूसरी है चौथी जॉब जो हाई प्रायोरिटी, कोई एंटीवायरस वाला जो एग्जांपल था, क्या हाई प्रायोरिटी जॉब यहाँ एग्जीक्यूट हो पाएगी? आंसर इज नो, नहीं हो पाएगी। रीजन एकदम स्पष्ट ही है एकदम। हाई प्रायोरिटी जॉब कोई भी आएगी, P1 एग्जीक्यूट हो रही है, वो होती रहेगी, हाई प्रायोरिटी जॉब कभी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा ओएस हो गया, सिंगल प्रोसेस ओएस, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यार, सिंगल प्रोसेस ओएस। इसका एग्जांपल देखूं तो मैं MS DOS सबसे पहले वाला, ये इसका एग्जांपल है, सिंगल प्रोसेस ओएस था यार। अब सोच रहे होगे कि ये ऐसा ओएस बनाया ही क्यों यार? सब कुछ डेवलपमेंट इंक्रीमेंटली होती है, तो सबसे पहले जो प्रोसेसर ही बना होगा वो ऐसा बना होगा एक बारी में एक ही प्रोसेस को झेल पाए। तो जैसा एक चीज होती है यार कि ना, जो अपना कंप्यूटर की दुनिया है ना, इसमें क्या होता है कि जैसा हार्डवेयर बनता रहता है ना, मतलब जो फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल डिवाइस ना, जैसा हार्डवेयर बनता है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बनती है। उल्टा नहीं होता कभी कि एक सॉफ्टवेयर बना दिया आपने जो सो कुछ गजब मैजिक कर सकता है, तो ऐसा कुछ हार्डवेयर बना दो। अब सोच के देखो, सॉफ्टवेयर तो खुद भी फिर भी बंदा बना सकता है, सॉफ्टवेयर एक मतलब कंप्यूटर में बनाई हुई चीज़ है, पर हार्डवेयर जो है वो एक्चुअली बनता है। तो जैसा हार्डवेयर उस टाइम बना होगा, एक ऐसा हार्डवेयर बना होगा जो एक ही प्रोसेस को कर पाता होगा, वैसे सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, दूसरे पे चलते हैं हम, दूसरे ओएस पे, वो होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग ओएस। अब यह बैच प्रोसेसिंग ओएस क्या होता है? यह बैच प्रोसेसिंग ओएस कुछ इस तरीके से है कि एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं सीधा हम,
कि बहुत सारे यूज़र हैं, ठीक है? और बहुत सारे हर यूज़र कोई एक-एक जॉब सबमिट करने वाला है, ठीक है? तो अब पहले समझते हैं कि जॉब जो ये यूज़र में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो जॉब यूज़र है, इसमें जॉब ये सबमिट कैसे करता है? उस ज़माने में ना यार एक पंच कार्ड नाम की चीज़ होती थी, पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता था, जैसे आज की डेट में एटीएम होता है ना, एटीएम। एटीएम या आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, तो उसके अंदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन मतलब जब वो कार्ड में होती है, कार्ड में डिजिटल नहीं होती वो, जैसे ही आप उसको स्कैनर से स्कैन करते हो, तो वो एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ होता था उस टाइम। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप तो नहीं होती थी, कुछ इस तरीके से होता था कि आप जैसे ऐसे कुछ सर्कल, 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 सर्कल बहुत सारे होते थे। ऐसे-ऐसे सर्कल बना देते हम। अब इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे-ऐसे भरी होती थी, कुछ सर्कल भरे हैं, कुछ नहीं भरे हैं, कुछ सर्कल भरे हैं, कुछ नहीं भरे हैं, ऐसे। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होती थी। बाइनरी इन्फॉर्मेशन बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है? अब ये कुछ फिज़िकल पेपर में होती थी, कार्ड पे होती थी ये, कार्ड पे। अब इस कार्ड को हम स्कैन कर देते थे स्कैनर से, ठीक है? और वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये पंच कार्ड का कंसेप्ट होता था। तो पंच कार्ड क्यों बताया? पंच कार्ड इसलिए बताया क्योंकि ये जो बैच प्रोसेसिंग ओएस होते थे, इसमें यूज़र जो होता था एक पंच कार्ड की फॉर्म में अपनी जॉब को लेके आता था, ठीक है? अब वो जॉब लेके आया यूज़र 1। अब जब यूज़र 1 जॉब लेके आया, यूज़र 2 जॉब लेके आया, ऐसी nth यूज़र जॉब ले आया। अब जब बहुत सारी जॉब हो गई आपकी, अब n जॉब्स हो गई, ठीक है? अब ये जो n जॉब हो गई, एक ऑपरेटर होता था। एक ऑपरेटर, एक सॉफ्टवेयर ही होता था, बोल सकता हूँ मैं एक। तो हर यूज़र जो जॉब सबमिट कर रहा है, ऑपरेटर क्या कर रहा है? ऑपरेटर का काम कुछ नहीं है, ऑपरेटर हर जॉब को ऊपर-ऊपर से देख रहा है बस। ऊपर-ऊपर से मतलब वो जॉब के अंदर जाके तो देख नहीं सकता कि कौन-सी जॉब को कितना टाइम लगेगा, ऐसे एस्टिमेशन वो नहीं लगा पाएगा। बस ऊपर से देख रहा था कि किस जॉब को कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक मतलब ब्रूट फोर्स तरीके से उसको सॉर्ट कर देता था जॉब को, ठीक है? तो ऑपरेटर का काम क्या हो गया? सॉर्ट करना जॉब्स को। अब जॉब्स तो बहुत सारी सॉर्ट कर दी। सॉर्ट करने के बाद उनको बैचेज़ में डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब कुछ समझ आ रहा है? बैच प्रोसेसिंग ओएस मतलब बैच, जो प्रोसेसेस होंगी वो बैचेज़ में आएँगी। तो अब इस बैच को उठाया, जैसे मैं यहाँ पे हमने 2 बैचेज़ बना रखे हैं, बैच 1, बैच 2। अब ये कुछ सिमिलर सी जॉब्स हैं, ठीक है? तो बैच 1 में हमने जॉब 1, जॉब 4 डाल दी, ऐसे ही 5, 2 और 7 बैच 2 में डाल दी। अब जो ये ईच बैच होगा ना, ईच बैच सीक्वेंशियली सबमिट होगा। सीक्वेंशियली जाएगा सीपीयू के पास कि तू वर्क कर इस पे, तू वर्क कर। और हर बैच पे जो सीपीयू होगा ना, वो सीक्वेंशियली ही काम करेगा, यानी कि सिंगल प्रोसेस की तरह ही काम करेगा। सीपीयू यहाँ सिंगल ही है। तो क्या होगा? अब सबसे पहले क्या होगा कि बैच 1 पिक किया मैंने, ठीक है? बैच 1 पूरा बैच ओएस के पास जाएगा। ओएस बोलेगा इसको शेड्यूल कर दो सीपीयू को। तो अब सीपीयू को ओएस कैसे देगा? सीपीयू को ओएस देगा, पहले जॉब 1 देगा, फिर जॉब 4 देगा, ठीक है? तो इस तरीके से बैच 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली फिर बैच 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, बैच 2 एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखो कि मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या है, बस हमने बैचेज़ में डिवाइड कर दिया। बैचेज़ में डिवाइड करने के बाद हमने अब इसको एक बैचेज़ वाइज़ सबमिट करे जा रहे हैं हम। ऐसा कुछ हमने ऑप्टिमाइज़ेशन लगाने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा-सा वापस से उन्हीं 3 हमारे गोल्स पे आता हूँ। मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, प्रोसेस स्टार्वेशन और हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन हो पाएगा कि नहीं? तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। कैसे? अब जो ईच बैच है, वो ईच बैच तो सीक्वेंशियली ही काम करेगा यहाँ भी, सिंगल प्रोसेस ओएस की तरह ही। अब मान लो बैच 1 गया, बैच 1 जो हमारा गया, बैच 1 में J1 और J4 2 जॉब्स थी। अब मान लो J1 ने बहुत टाइम लगा दिया आईओ में, तो J4 अभी बैठी वेट ही करेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है? सिमिलरली दूसरा पॉइंट हमारा था कि प्रोसेस स्टार्वेशन, वही अगर J1 जो बैच 1 के अंदर J1 ने बहुत टाइम लगा दिया, बैच 1 के अंदर J1 ने बहुत टाइम लगा दिया, तो J4 वेट करती रहेगी, तो प्रोसेस स्टार्वेशन हो ही जाएगी अपने आप। और दूसरा हमें यहाँ पे बैच स्टार्वेशन भी हो जाएगी। अब मान लो बैच 1 को बहुत टाइम लग गया एग्जीक्यूट करने को, बैच 1 बहुत देर से एग्जीक्यूशन पे लगा हुआ है, तो बैच 4 स्टार्वेशन में आ जाएगा, उसको मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तीसरा पॉइंट जो हमारा था हाई प्रायोरिटी जॉब। अब मान लो कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आई, बट यहाँ पे तो है कि भाई एक बैच जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा बैच एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, वो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ भी ये 3 जॉब हमारे गोल से ये कुछ खास फुलफिल होते नहीं है, ठीक है?
तो ये तो हमारा हो गया दूसरा टाइप जो था बैच प्रोसेस ओएस। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टाइप पे। अब ये जो आगे टाइप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। अब यहाँ पे वो गोल्स है ना थोड़े थोड़े, मतलब मैं बोल सकता हूँ मतलब पिक्चर में आने लगेंगे कि हाँ फुलफिल हो रहे हैं वो थोड़े थोड़े गोल्स यहाँ से। और मल्टी प्रोग्रामिंग, अब जहाँ यहाँ से हम ओएस का टाइप पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है भैया, ठीक है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सीपीयू जो होता है ना हमारा, वो तो होता है सिंगल ही, सिंगल सीपीयू। जैसे वो बाकी दो टाइप जो हमने पढ़े उसमें भी सिंगल सीपीयू ही था। इसमें क्या, हम बहुत सारे जॉब्स को रखते हैं हमारे क्यू के अंदर। एक हमारी टर्म होती है रेडी क्यू, ठीक है। अब रेडी क्यू के अंदर मैं बहुत सारी जॉब लगता हूँ, J1 J2 J3 J4। मतलब रेडी क्यू का मतलब क्या है, ऐसी क्यू तो सबको पता ही है, ऐसी लाइन बेसिकली, ऐसी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे जॉब रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड है। मतलब बस उनको मौका चाहिए कि सीपीयू उठा ले जी हमें, ठीक है। तो रेडी टू एग्जीक्यूटेड जॉब्स जो जो है वो रेडी क्यू में पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस को प्रोसेस करते हैं। और ऐसा मतलब कह सकता हूँ मैं, ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस मान लो आईओ में चली जाए या कुछ वेट स्टेट में चली जाए, तो दूसरी प्रोसेस जो है तभी शेड्यूल हो जाए और सीपीयू उसे पिक कर ले, उसको एग्जीक्यूट करने लग जाए। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका एक सीपीयू है, ठीक है। रेडी क्यू में आपके पास जो ऊपर बहुत J1 J2 J3 जॉब पड़ी हुई है। अब क्या होगा, अब मान लो J1 एग्जीक्यूशन के लिए पहले जाती है, क्योंकि ये सिंगल सीपीयू है तो एक बारी में एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी। J1 जाएगी, J1 एग्जीक्यूट हो रही है। अब J1 पे क्या कमांड आई कि उसको कुछ कॉपी करना था यूएसबी से, ठीक है। बाहर जाके कुछ आपने पेन ड्राइव की कोई कमांड दी थी कि भाई वहां से कुछ कॉपी डेटा करना है। तो अब ये कॉपी करने गया तो वो आईओ करने चला गया, राइट। आईओ बोलेंगे इसको, आईओ करने गया वो यूएसबी से। तो जब तक आईओ चल रहा है, सीपीयू कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि काम शुरू होगा आईओ के बाद। तो जब तक आईओ चल रहा है, सीपीयू आइडल ना रहे, मैं क्या करूंगा कि भाई तू जब तक J2 को क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर लेता, है ना। तो J1 क्या करेगा, वो वेट स्टेट में चला जाएगा कि भाई आईओ कंप्लीट हो। J2 जो है वो अपना उस पर एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। अब हमने सीख लिया मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है। अब इसमें एक बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंटेक्स्ट स्विचिंग के बाद में डिटेल में हम प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लो। अब जैसे कि हमने बोला इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी मेमोरी के अंदर। अब जब बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी और जब भी कोई आईओ में जाएगी या वेट स्टेट में जाएगी, तो हम दूसरी प्रोसेस को बोल देंगे तो एग्जीक्यूट हो। तो ये जो सीपीयू एक ही है, तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब, अब छोटा एग्जांपल लो, थोड़ा टेक्निकल जाने से पहले एक मैं रियल लाइफ से एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप जब बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो आपके पास फिजिक्स है। आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में क्या करोगे आप, आपके पास बहुत सारे टेबल पे फिजिक्स की बुक खुली होंगी, आपके नोट्स खुले होंगे, टीचर के नोट, दोस्त के दिए हुए नोट्स होंगे, आपके खुद के नोट्स होंगे जो आपने ढंग से नहीं बना रखे होंगे। बहुत सारे नोट्स होंगे आपके पास। तो आप सब कुछ फिजिक्स का मटेरियल खुला हुआ है, आप उससे पढ़ रहे हो बढ़िया से, ठीक है। अब आपने सोचा था कि 11 बजे से 11 बजे से मैं फिजिक्स नहीं, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। अब क्या करोगे, टेबल से सारी फिजिक्स की बुक उठाओगे और जहां जहां पे आप पढ़ रहे थे, क्योंकि बाद में फिजिक्स भी कंटिन्यू करनी है पढ़ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बीच में बुक मार्क्स लगाओगे, अपना पेन डाल दोगे और बंद कर दोगे सारी बुक्स। बुक्स बंद करने के बाद साइड में रख दोगे और सारी केमिस्ट्री की बुक्स खोलोगे, जहां तक आपने पढ़ रखा था वहां से आपने बुक मार्क लगा ही रखा होगा केमिस्ट्री की बुक्स में, तो आप उनको खोलोगे और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दोगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, आपने अभी का जो आपका स्टेट था, जो भी आप फिजिक्स की बुक्स का स्टेट था, फिजिक्स के मटेरियल का स्टेट था, उसको आपने वहीं के वहीं बंद किया और सेव कर दिया कहीं पे, ठीक है। और जो केमिस्ट्री का आपका मटेरियल था उसको आपने रिस्टोर करा, ठीक है। तो अब इसकी एनालॉजी बिठाते हैं हम। आपके पास से दो प्रोसेस थी, P1 और P2। इसके बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग कराते हैं। तो जो सीपीयू था, ठीक है, उस वो पहले P1 पे काम कर रहा था।
अब P1 पे काम कर रहा था, P1 जब IO के लिए जाएगी और P2 को एग्जीक्यूशन में लाना होगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे काम होते हैं। जैसे जब भी P1 अपनी वेट स्टेट में जाएगी तो क्या होगा, P1 का जो अभी का कंटेक्स्ट होगा, अभी का कंटेक्स्ट होगा उसको हम सेव कर लेंगे। अभी के कंटेक्स्ट मतलब अभी की जो स्टेट होगी, अभी वो किस पोजीशन पे एग्जीक्यूट हो रहा था, कौन से एड्रेस पे था, ठीक है, क्या उसका बेसिकली जो कॉल स्टैक था, स्टैक पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो सब हम पीसीबी में स्टोर कर लेंगे, पीसीबी। ठीक है, अब एक और चीज बोल दी मैंने, पीसीबी, इसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है छोटा सा। ये डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेसिकली प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी P1 को इसका स्टेट को सेव करना पड़ेगा, तो हम इसको CPU से हटाएंगे, ये CPU इसको एग्जीक्यूट करना छोड़ेगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट करना छोड़ने के बाद इसका जो करंट कंटेक्स्ट है वो क्या होगा, वो PCB में स्टोर हो जाएगा। वो जब PCB में स्टोर होगा तो अभी के स्टैक की इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह जो मैंने बताई, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सारी स्टोर हो जाएंगी। और जो P2 की इन्फॉर्मेशन थी PCB से, ठीक है, PCB से जो P2 की इन्फॉर्मेशन है वो सारी CPU ले लेगा, और जो P2 का जो करंट कंटेक्स्ट था, करंट स्टेट थी, वो रिस्टोर हो जाएगी, उसका स्टैक रिस्टोर हो जाएगा और P2 पे वर्क करना चालू हो जाएगा। तो ये जो इस प्रोसेस को, जो सेव एंड रिस्टोर की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, बहुत ही प्यारा एग्जांपल से हमने समझा अभी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले एग्जांपल से। तो ये होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो अब ये बताइए क्यों, जब यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है मल्टी प्रोग्रामिंग में जो मल्टीपल जॉब चल रही होती है उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए आपको बताया गया। अब तीसरा जो हमारा टाइप है, तीसरा नहीं, चौथा टाइप वो आपका है मल्टी टास्किंग ओएस। अब जो मल्टीटास्किंग ओएस है ना यार, जो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ये सिमिलर से ही है। मैं बोल सकता हूँ मल्टीटास्किंग जो है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग का 2.0 वर्जन है, मतलब उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है एक छोटा सा, मतलब एनहेंसमेंट कर दिया हमने। तो बेसिकली यहाँ भी सीपीयू तो सिंगल ही होता है और कंटेक्स्ट स्विचिंग भी यूज होती है। सीपीयू भी है, कंटेक्स्ट स्विचिंग भी यूज हो रही है, तो क्या फर्क है? एक बड़ा ही मेजर और बड़ा ही बेसिकली बोल सकता हूं मैं डिसाइडिंग फैक्टर है जो इसको बेटर बनाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस से, वो है टाइम शेयरिंग होती है भैया इसमें। ठीक है, टाइम शेयरिंग। अभी टाइम शेयरिंग क्या है? जो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस था उसमें क्या हो रहा था, उसमें जब भी कोई प्रोसेस वेट स्टेट में जा रही थी, कोई आईओ करने जा रही थी, तब कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही थी, यानी दूसरी जॉब आ रही थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कोई जॉब मान लो आईओ के लिए नहीं गई, आईओ के लिए जब नहीं गई तो बहुत टाइम से वो एग्जीक्यूट ही करे जा रही है। ठीक है, आईओ के लिए गई नहीं तो एक ही जॉब को बहुत टाइम मिले जा रहा है और दूसरी जॉब उसको स्टार्वेशन हो सकती है दूसरी जॉब को। तो इस चीज को हम ओवरकम करने के लिए हमने थोड़ा सा लॉजिक एक्सटेंशन डाला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको आईओ के लिए वेट नहीं करते कि आईओ जब होएगा तभी कंटेक्स्ट स्विच करो। हम क्या करते हैं, छोटा सा टाइम क्वांटम ले लेते हैं। ठीक है, टाइम क्वांटम ले लेते हैं। मान लो मैं बोल देता हूं थोड़ा सा कि मान लो 100 मिली सेकेंड्स, अगर कोई जॉब 100 मिली सेकेंड्स उसको मिल जाएंगे तो वो उसकी मैं बोल सकता हूँ एक क्वांटम ऑफ एग्जीक्यूशन उसका हो गया है, अब दूसरी जॉब को मौका दो। मतलब ये एक एग्जांपल लो, ये सीपीयू है आपका, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह अगर मान लो कोई आईओ के लिए गई तो वो वेट में जाएगी और दूसरे को मौका मिलेगा ही। बट अगर मान लेते हैं कि किसी को आईओ नहीं मिल, आईओ के लिए किसी की कॉल नहीं आई, कोई आईओ करने जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, P1 जो है वो 100 ms के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे ही 100 ms होंगे तो P1 के एग्जीक्यूशन को हम उसी टाइम रोक देंगे और P2 को मौका मिलेगा 100 ms के लिए। इसका मतलब यहाँ पर हम कंटेक्स्ट स्विचिंग यानी कि उसके हार्डवेयर इंटरप्ट होके आईओ की कॉल का वेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम उसको देंगे, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उसको। तो मैं बोल सकता हूँ ब्रॉडर टर्म में कि टाइम शेयरिंग हो रही है इनमें सब में। ठीक है, टाइम शेयरिंग चल रही है। अब टाइम शेयरिंग से क्या होगा, अब देखो कि ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना एप्स की या फिर प्रोसेसेस की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हर प्रोसेस थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट हो रही होगी, थोड़ा एग्जीक्यूशन हो रही होगी। अब जो मैं सोचूं कि वो जो 3 गोल्स की हम बात कर रहे थे,
इसमें सबसे ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, कैसे? ऐसे कि यहाँ पर कोई भी कभी भी सीपीयू जो आइडल रहेगा नहीं। ठीक है, कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि 100 ms के लिए वो चलेगी, 100 ms के लिए P1 नहीं तो P2 को मिलेगा, फिर P2 जैसे ही हो जाएगी P3 को मिलेगा। तो ऐसे करते करते सीपीयू यूटिलाइजेशन यहाँ पे ज्यादा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे ज्यादा है। और अगर मैं देखूँ यहाँ प्रोसेस स्टार्वेशन भी कम है। कैसे? कि मान लो P1 जो है, P1 बहुत हैवी जॉब थी, मान लो हैवी जॉब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, P2 को भी इक्वल मौका मिलेगा, क्योंकि 100 ms जैसे ही टाइम क्वांटम खत्म होगा P2 को टाइम मिल जाएगा, P2 को सीपीयू का टाइम मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी नहीं है। ठीक है, तीसरा, जो कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आई, अब हाई प्रायोरिटी जॉब आई तो कंटेक्स्ट स्विचिंग वाला मेथड तो यहाँ भी लागू होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग तो यहाँ भी अनेबल्ड है। ठीक है, अब कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे है, इसका मतलब जैसी कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आएगी, मान लो P4 एक एंटीवायरस की जॉब है, एंटीवायरस की जॉब है, जैसी ये आई तो P2 को मौका मिल जाएगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग कर देंगे हम इसमें, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मारेंगे और बोलेंगे इसको कि भाई एक हाई प्रायोरिटी काम आया है, एंटीवायरस है, इसको स्कैन करना है कि USB ड्राइव को, तो भाई P4 को मौका दो, तभी के तभी इसको मौका हट जाएगा और P4 को मौका तभी के तभी मिल जाएगा। तो हाई प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी तक हमने देखा मल्टीटास्किंग जो है, मल्टीटास्किंग ओएस जो सबसे बढ़िया है। ठीक है, जो आजकल के ओएस हैं जो आप यूज करते हो मल्टीटास्किंग ओएस होते हैं। ठीक है, आपको अब बहुत सारी ऐप्स को रन कर रहे होते हैं, बट सब में रिस्पॉन्सिवनेस लगती है, आपको कोई हैंग नहीं करती, बढ़िया से चल रही होती है, क्योंकि उसमें टाइम शेयरिंग चल रही है। ठीक है, अब एक और ओएस का टाइप है जो इससे भी थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा नहीं बहुत बेटर है बहुत बेटर, एक बढ़िया टर्म्स में बेटर है, वो आपको समझाते हैं। फिफ्थ टाइप है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। अब मल्टी प्रोसेसिंग ओएस क्या है? आपने मल्टीटास्किंग पढ़ा, मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? इसमें भी देखो यार, कंटेक्स्ट स्विचिंग वाला तरीका, ठीक है, टाइम शेयरिंग वाला तरीका, ये सब अप्लाई होता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग भी यहाँ है, टाइम शेयरिंग भी यहाँ है। बस एक बढ़िया चीज हो रही है कि यहाँ पे सीपीयू जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, यानी कि यहाँ मल्टीपल सीपीयूज भी हैं। ठीक है, अब तक हम सिंगल सीपीयू में सारा काम कर रहे थे, सिंगल सीपीयू को शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे थे कि उसको आइडल ना बिठाए। यहाँ पे अब मल्टीपल सीपीयूज भी हैं, यानी कि यहाँ पर और भी ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन हो सकती है, और ज्यादा एप्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम और भी ज्यादा कम होगी। ठीक है, वो हाई प्रायोरिटी कोई जॉब आई तो सीपीयू 1 अगर मान लो बिजी है तो सीपीयू 2 कर देगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो आप, हम धीरे धीरे ना इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। अभी तक सिंगल सीपीयू पे थे, अब हम सीपीयू के नंबर ऑफ सीपीयूज भी बढ़ा दिए हैं हमने। और जो आजकल के सीपीयूज होते हैं उसमें जैसे आप बोलते हो ना कि एक सीपीयू है आपका और उसमें 4 कोर हैं। ठीक है, 4 कोर हैं, 8 कोर हैं, उसका मतलब 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, यानी कि 8 अलग अलग सीपीयू बोल सकता हूँ मैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अगर मैं डबल क्लिक करके आपको बताऊं तो ये सीपीयू 1 है मान लो, ये सीपीयू 2 है। ठीक है, ये आपकी बहुत सारी प्रोसेस है, P2 P3 P4 ऐसे। अब यहाँ पे भी यही होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा टाइम मिलेगा, कुछ टाइम क्वांटम का, फिर जैसे इसका टाइम खत्म होगा तो P2 को टाइम मिलेगा। ठीक है, मीनवाइल यहाँ पे CPU 1 में ये सब काम चल रहा है तो P3 CPU 2 के पास चला जाएगा, ये CPU 4 के पास चला जाएगा। अब ये कौन सी जॉब एक्चुअली CPU को पिक करनी है ना, वो OS ही बताता है, वो आती है आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है भी। अब इसमें एक ही बहुत ही बढ़िया सा, जो मैं बोल सकता हूँ बढ़िया एक इम्प्रूवमेंट जो है वो है, अगर मान लो सीपीयू, एक सिंगल सीपीयू वाले जो ओएसिस के एग्जांपल हमने देखे, उसमें मान लो सीपीयू 1 ही फेल हो गया किसी वजह से, कोई हार्डवेयर की दिक्कत आ गई, उसमें फेल हो गया वो। अब क्या होगा, उस फेलियर में पूरा सीपीयू मतलब जो आपका पूरा सिस्टम है वही उड़ जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो सीपीयू 1, मैं बोल देता हूँ सीपीयू 1 खराब हो गया, सीपीयू 1 अगर खराब हो गया तो सीपीयू 2 तो चल रहा है भाई, सीपीयू 2 तो काम कर ही सकता है। तो ये इसमें एक बोल सकता हूँ इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी है ना, मतलब रिलाय कर सकता है यूजर इस पे कि मतलब कोई बात नहीं, सीपीयू 1 खराब हो गया, कोई बात नहीं, सीपीयू 2 काम कर देगा, 3 काम कर देगा, है ना। तो ये कुछ आपके टाइप्स ऑफ ओएस हो गए। ठीक है, इसके अलावा अब जो ये थे ना, ये सारे सिंगल सीपीयू मल्टीपल सीपीयू थे, अब कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के ओएस भी होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सबसे पहले 6th टाइप
बोलूँ जो मैं। अब हम चलते हैं हमारे छठे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या है? अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस जो है वो उसका मतलब क्या है? इसको मैं बोल सकता हूँ लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसको, लूजली कपल्ड। इसका मतलब देखो थोड़ा हम इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास एक ओएस है, ठीक है? और बहुत सारे सीपीयूज़ हैं। सीपीयू है, मेमोरी है। अब मैं इतने सारे सीपीयू मेमोरी क्यों बना रहा हूँ? तो बेसिकली एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत अभी तक क्या था? अभी तक हम बोल रहे थे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सीपीयू है, एक मेमोरी है, ठीक है? या मल्टीपल 1-2 सीपीयू हैं, एक मेमोरी है, वो एक ही बॉक्स में कनेक्टेड है, एक ही आपका सिस्टम है जो आपने देखा है। बट यहाँ पर क्या है, आपके पास नेटवर्क से कनेक्ट होके नेटवर्क से कनेक्टेड बहुत सारे सीपीयू और मेमोरी हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो घर पे आपका सीपीयू का डब्बा होता है ना, ऐसे बहुत सारे आपके घर पे रखा है, एक मेरे घर पे रखा है, एक बब्बर भैया के घर पे रखा है, ऐसे बहुत सारे सीपीयूज़ हैं। वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ओवर द इंटरनेट और ओवर द लैन, ठीक है? अब ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, अब देखो आपके पास बहुत सारी जॉब है P1, P2, P3। अब मान लो मुझे एग्जीक्यूट करानी है, तो ये वाला ओएस क्या करेगा कि हो सकता है इस वाले को भेज दे P1, इसको भेज दे P2, इसको भेज दे P3, इसको भेज दे P4, ठीक है? तो अलग-अलग सिस्टम्स हैं आपके पास और अलग-अलग सिस्टम को आप अलग-अलग जॉब्स भेज सकते हो, ठीक है? और इसमें फ़ायदा क्या है, आप अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन के भी बेसिकली रख सकते हो। ये वाला सीपीयू हो सकता है या ये वाला सीपीयू जो हो सकता है वो थोड़ा लो एंड हो, ठीक है? ये वाला हाई एंड हो, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड हो, जीपीयू हो, इसके अंदर ना हो, ठीक है? ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ठीक है? तो इसके मतलब यहाँ पे लूज़ली कपल्ड ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं। लूज़ली कपल्ड ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स, ठीक है? ऐसे ही आपस में वर्क कर रहे होते हैं जो जॉब यूज़र और अब इसमें मल्टीपल यूज़र भी हो सकते हैं, ठीक है? इसमें मल्टीपल U1, U2 करके बहुत सारे यूज़र्स भी हो सकते हैं। ठीक है, U1 अब क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज़ होते हैं। अब बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं तो अपने बहुत सारे जॉब्स भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़र भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये इस टाइप के ओएस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बोलते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर आप नेट पे जाके आप जैसे कई बार आप मान लो मशीन लर्निंग का आप या फिर कोडिंग का ही आपको छोटा-सा कब कोड कर रहे हो, लीड कोड पे जाके आप कोड कर रहे हो। कोड करने के बाद जहाँ पे आप विंडो में जो कोड एडिटर में आप लिखते हो, वो पे सबमिट का बटन दबाते हो और वो सबमिट होता है। वो किसी लिनक्स मशीन पे जाके एग्ज़ीक्यूट होता है कोड आपका और चेक होता है। तो वो कोई एक सिस्टम नहीं होता, वो बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जौन-सा फ्री होता है ना, उसको मिल जाता है कि भाई तू जज है, तू तू जज करके बता ये इसके कितने मार्क्स आए, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर हैं और वो ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड हैं और वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंप्यूटर, ऐसे हार्डवेयर स्ट्रक्चर को, ऐसे सिस्टम को सँभालने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बोलते हैं, ठीक है? ये छठा टाइप हुआ। अब ये 7th टाइप जो ओएस का है, उसको हम बोलते हैं आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम का मतलब क्या है? अब सबसे पहले सुनो कि आरटीओएस की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? आरटीओएस की ऐसी जगह पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे ना मतलब थोड़ा-सा भी एरर का चांस ना हो। मतलब हम चाहते हैं कि बहुत ही डेसिमल पॉइंट पे भी आपकी क जो एक्यूरेसी है ना, वो बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है? ऐसे में मतलब हम चाहते हैं कोई एरर ना हो। अब ऐसे सिस्टम कहाँ हो सकते हैं? मान लो कोई ऐसा आपका जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है? जो एटीसी बोलते हैं ना उसको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। जो उनका सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा बेसिकली अब मैं बोलूँ तो जो वहाँ पर जो लोग होते हैं, उनको ऐसा हार्डवेयर होता है उनके पास जो कि रियल टाइम में बहुत अच्छी कंप्यूटेशन कर सकता है। तो ऐसे उनको सँभालने के लिए हम आरटीओएस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अब फ्लाइट उड़ रही हैं बहुत सारी, अब जो एटीसी होता है उसके पास बहुत ज़्यादा क्रूशियल ड्यूटी होती है कि वो लोगों की जान उस पे बेसिकली डिपेंडेंट होती है। तो ऐसे एरर फ्री बेसिकली हमें कंप्यूटेशन करनी है, एरर के चांस सबसे ज़्यादा कम है और रियल टाइम काम करना है। रियल टाइम मतलब एग्ज़ीक्यूशन एकदम फ़ास्ट होनी चाहिए। मतलब आपने उसको उसके सीपीयू को जॉब दी,
ठीक है, जॉब दी और वो जॉब मतलब विद इन सेकंड्स एग्जीक्यूट हो जाए, इतना फास्ट होना चाहिए, एरर फ्री तरीके से हो जाए। तो ऐसे जो इस एनवायरनमेंट में काम करने वाले ओएस होते हैं, इस डिमांड को जो फुलफिल करते हैं ओएस, उसको हम बोलते हैं आरटीओएस। ठीक है, अब आरटीओएस जो है वो एग्जांपल में बोल सकता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। बेसिकली जो हमने एटीसी बोला, एटीसी में यूज होंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसमें यूज होते हैं। इंडस्ट्री एप्लीकेशन जैसे न्यूक्लियर प्लांट है आपका, न्यूक्लियर प्लांट में जो सिस्टम यूज हो रहा है इतना हैवी, एरर फ्री होना चाहिए, वो एकदम हाई डिमांडिंग, कंप्यूटेशन हाई होनी चाहिए वहाँ पे, जल्दी जल्दी आपको क्विकली काम करना है, विद इन एक सर्टेन डेडलाइन काम करना है, ऐसी जगह पे जो ओएस होता है वो आरटीओएस यूज होता है। अब मैं बोलूँ तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नाम सारे पता होने चाहिए, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, टाइप्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये पहले 4 इम्पोर्टेंट है, पहले 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सिंगल प्रोसेस, बैच और आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके बोल सकता हूँ मैं पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब इनके अगर मैं एग्जांपल्स बोलूँ, सिंगल का तो आपको एग्जांपल दिया था, सिंगल प्रोसेस का, सिंगल प्रोसेस का हमारा MS DOS था। ठीक है, उसके अलावा मैं एग्जांपल सोचूं, उसके अलावा अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो आपका जो बैच है, बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग का एग्जांपल एक बताता हूं आपको, एटलस। ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, इस फंडामेंटल पे काम करता था। एक एक एग्जांपल यार सबका याद कर लेना, ठीक है, और आपका होमवर्क भी है कि बाकी भी देखना, एक बार सर्च करना इस पे कि और कितने टाइप के एग्जांपल्स हैं इसके, कौन कौन से एग्जांपल थे। ऐसी मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमने तीसरा पढ़ा था, उसका एग्जांपल THE करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ये है इसका एग्जांपल। तीसरा अगर मैं बोलूँ मल्टी टास्किंग, मल्टीटास्किंग में बोलूँ तो मैं एक CTSS करके ऑपरेटिंग सिस्टम था। चौथा मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो आपका विंडोज़, सबकी प्यारी विंडोज़। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटेड और RTOS। इसके क्या एग्जाम्पल थे ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा लेक्चर, जिसमें आई होप आपको सब समझ आया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है, उसके गोल्स क्या हैं, किस तरीके से ये टाइम बाय टाइम इंक्रीमेंटली इंक्रीज होते गए, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी, और जो ये फास्ट होते गए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गए। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको सब समझ आया होगा। आप अपना होमवर्क करना ना भूलें, होमवर्क आपको ये करना है, कमेंट सेक्शन में आपको लिख के जाना है कि क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए गुड बाय। समराइज कर देते हैं, आपके लिए नोट्स बनाए हैं बहुत ही क्यूरेटेड और एकदम क्रिस्प एंड क्लियर। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था OS गोल्स के बारे में, तो वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन जो देखा हमने, लेस प्रोसेस स्टारवेशन और हाई प्रायोरिटी जॉब, ठीक है। ये 3 गोल आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं गोल को दिमाग में रख के आपका OS के टाइप्स बने हुए हैं। सबसे पहला हमारा OS था, ये कुछ OS के एग्जाम्पल्स हमने डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ OS एक बढ़िया सा डायग्राम बना के दे दिया, आपके दिमाग में छप जाएगा ये। उसके बाद हमने सिंगल प्रोसेस OS, इसके अंदर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है एक बारी में। बैच प्रोसेसिंग OS, ये इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, वो यही कि आप सबसे पहले पंच कार्ड में बनाओगे, पंच कार्ड में जॉब यूज़र सबमिट करेगा, उसके बाद ऑपरेटर्स इसे सॉर्ट करेगा, धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं वो भी इसमें डाले गए हैं। प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते आप, स्टारवेशन हो जाएगी, CPU आइडल बैठ जाएगा IO जब करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में रखना अपने, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। इंटरव्यू डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे इन तीनों के बारे में बताओ, और वहाँ बैठ के कन्फ्यूज़न बड़ी हो जाती है इन चीज़ों में, तो आप इसको एकदम दिमाग में क्रिस्प एंड क्लियर रख लेना। सिंगल प्रोसेस होता है, सिंगल प्रोसेसर होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी टास्किंग में, मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। आजकल कौन से यूज़ होते हैं, वो मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग यूज़ होती है, इसमें टाइम शेयरिंग यूज़ होती है, इसके अंदर एक से ज़्यादा CPU होते हैं तो थ्रूपुट बढ़ जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड OS
हमने डिस्कस किया एक से ज़्यादा CPU, मेमोरी, GPU, यानी कि आपके बॉक्सेस, पूरा CPU बोल सकता हूँ, बहुत सारे कंप्यूटर्स ही होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स की नोड्स होती हैं जो कि लूजली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नेटवर्क से कनेक्टेड, ठीक, एक OS, डिस्ट्रीब्यूटेड OS इन दूर दूर बैठे हुए कंप्यूटर्स को संभालता है। RTOS के बारे में हमने डिस्कस किया, ये एरर फ्री होते हैं, विद इन टाइम लिमिट्स इनको जल्दी से काम करना होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं। तो ये थे हमारे लेक्चर 2 के नोट्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिख के जाना कि कैसी लगी वीडियो और आगे की वीडियो में कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए